बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज आपसे बात करना चाहूँगी गर्मी की, इंसानियत की और एक गिलास पानी की। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं गर्मियाँ शिद्दत पकड़ गई हैं और मज़ीद गर्मी होगी। देखिए, जब इंसान को गर्मी लगती है तो सबसे पहले उसको तलब होती है पानी की, और ये बेसिक इंसानियत का तकाजा है कि अगर आपसे कोई पानी का गिलास मांगे तो आप उसको ज़रूर दें। लेकिन क्या ज़रूरी है कि कोई इंसान या चरिंद परिंद या पौधे आपसे पानी मांगे? क्या मांगना रिक्वायरमेंट है? ये एक सोचने की बात है। नो डाउट जब कोई दरवाजे पे या गेट पे आता है तो ज़्यादातर अगर कोई कहे कि जी बाजी पानी पिला दें, या घर के किसी बंदे से कोई कहे कि जी पानी का गिलास देते हैं, तो लोग ज़रूर देते हैं। पानी देने से कौन इनकार करता है। लेकिन गर्मी जितनी है और बहुत से लोग जो हैं वो एम्बैरस हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। कोई जा रहा है अपनी बाइक के ऊपर, उसको एकदम से बड़ी प्यास लगी और वो किसी के घर जाके बेल तो नहीं बजाएगा ना कि मुझे पानी दे दें। ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता, लोग एम्बैरस हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि गर्मियों में लोग बेहोश हो गए, बहुत बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, एंड आई एम सॉरी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डेथ भी हो गई। हम क्या कर सकते हैं? देखिए व्यूअर्स, हर इंसान अपने घर के बाहर कोई पानी की सबील लगाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। एक तो अगर कोई आया आपके घर, जब भी आए आप पानी ज़रूर ऑफ़र करें। अगर आपके कोई घर आता है और बाहर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की गाड़ी खड़ी है या बाइक खड़ी है और कोई और बंदा बाहर उनके साथ आया हुआ है, हमेशा चेक करें और बाहर ज़रूर पानी या कोई ठंडा शरबत या कुछ भिजवाएं। एक बात हो गई। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये एक वाटर कूलर है। वाटर कूलर बहुत से लोगों ने, पानी की सबील बहुत से लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई भी होती है। और जो साहिब हैसियत लोग हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड करूँगी, आपकी आप ही होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, आंटी होने के नाते, जो भी कैटेगरी में मैं आती हूँ आपकी ज़िंदगी में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी पिलाना आम करें अपनी ज़िंदगियों में। घर के बाहर, मैंने भी अपने घर के बाहर एक कूलर लगाया हुआ है डबल फ़िल्टर वाला, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पानी की सबील लगी हुई है और वो पानी गंदा है तो लोग बीमार होंगे। कोशिश करें कि फ़िल्टर्ड पानी या उबले हुए पानी का, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर के बाहर छोटे छोटे कूलर रखे हुए हैं, जो नहीं अफोर्ड करते उन्होंने नॉर्मल प्लास्टिक वाले कूलर रखे हुए हैं, और उन कूलों के, बल्कि ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने घड़ा रखा हुआ है घर के बाहर और वो घड़े को भरते रहते हैं। और किसी ने अगर पानी पीना है तो वो जाके साथ कप लगा हुआ होता है, उस कप के अंदर पानी डाल के पी लेते हैं। यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने भी घर के बाहर जो कूलर लगाया था उसके साथ लगाया हुआ है, उसके साथ ग्लास बड़ी दफ़ा अटैच किया, लोग वो ग्लास चोरी करके ले जाते हैं। लेकिन चलें, एटलीस्ट कोई सिस्टम तो होना कि कोई बंदा पानी पी सकता है, और नहीं तो बंदा घड़ा झुका के उसमें से पानी के 2 घूंट पी लेता है। पॉइंट ये है कि लोगों को पानी पिलाएं, ये इंसान की ज़रूरत है। उसी तरह चरिंद परिंद हो गए, जानवर, उनको प्यास लगती है। हम तो घर के बाहर, गेट के बाहर, आप देखें चिड़ियों के लिए लोगों ने ये तो ज़रा एक फैंसी सिस्टम है, लेकिन आप नॉर्मल एक मिट्टी के बर्तन के अंदर अगर पानी रख देते हैं और साथ में थोड़ा बाजरा भी रख देते हैं, वो चिड़ियाँ, ये देखें ना, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं। मिट्टी का बर्तन अगर इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा, इसमें दही भी हम जमाते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ठंडा रहता है ज़रा सा। जब आप प्लास्टिक या मेटल की चीज़ में डालते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, तो पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो चिड़ियों के लिए पानी रखें, और ऑफ कोर्स अपने घर में अगर पौधे लगे हुए हैं तो उनको प्लीज़ पानी दें, ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। और साथ में अगर बाजरा रख देते हैं, एज़ फार एज़ बर्ड्स आर कंसर्न, तो ये एक बड़ा अच्छा अमल हो जाता है, खाने पीने का उनका इंतज़ाम हो जाता है, वो बेज़बान जानवर आपको दुआ ही देगा। देन पौधे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। बिकॉज इंसानियत सिर्फ ये नहीं है कि आप पॉजिटिव बातें करें, लोगों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आएँ। हमें इंसानियत के लिए, दूसरे इंसानों के लिए आसानी भी पैदा करनी है, और उसका एक एलिमेंट है पानी पिलाना। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू। और कहे बगैर जो चीज़ मिलती है उसका आपको पता है वैसे ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मेरे ख़्याल से अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि जो शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाता है, जो शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाता है, अल्लाह उसे जन्नत के सबसे खूबसूरत चश्मों से पानी पिलाएगा। कितनी बड़ी बात है व्यूअर्स। इट्स जस्ट कहने को सिर्फ पानी है जो नलके से आपके आता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मिनरल वाटर, बाय द वे मैं एक और चीज़ जो मैं करती हूँ और आप भी सोचें अगर आपके लिए ये पॉसिबल है,
जो लोग साहिब हैसियत होते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, अक्सर लोग खिड़की पे आके खटखटाते हैं। बाय द वे उसके अलावा भी हमारे जो इतने प्यारे प्यारे भाई हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले होते हैं, अक्सर वो गर्मी में 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े होते हैं, हालत उनकी ख़राब होती है। तो आप घर से निकलें, अपनी पानी की बोतल रखते हैं, 2-4 और पानी की बोतलें रख लें, रास्ते में कहीं रुके, कोई चीज़ हुई, उनको भी पकड़ा दिया। ये वो अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। मुझे याद है कि पोलियो की कैंपेन्स और इन चीज़ों में भी जो लोग आपके गेट्स पे आते हैं, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए, उनको कम से कम कुछ ठंडा पीने के लिए दे दें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। व्यूज़, मैं किसी की भी तनकीद नहीं करना चाहती, किसी का दिल नहीं ख़राब करना चाहती, किसी को बुरा नहीं फील कराना चाहती, लेकिन आपकी नॉलेज में तो होना चाहिए ना व्यूअर्स के एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। पानी अपनी जगह, मैंने आपको कहा कि चिड़ियों के लिए बाजरा डाल दें। एक और चीज़, घर है अगर आपका अपना नहीं भी है तो बाहर दरख्त लगाए, साए वाली जो जगह होती है वहाँ पे बैठ के इंसान पानी पी ले, 2 लम्हा सुकून कर ले। साए में थोड़ा सा वैसे ही बंदा इजी हो जाता है, जब डायरेक्ट हीट सर पे पड़ रही होती है आपका हाल ख़राब हो जाता है। हमने ऑब्वियसली गर्मी से बचने के लिए एज ह्यूमन बीइंग्स इक़दामात करने हैं, कपड़े ऐसे पहने जो ब्रीथ करते हैं, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बंदा किस टेंशन, किस तकलीफ़ में। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बहुत ज़्यादा, इंसानों से भी ज़्यादा चिड़ियाँ और जानवर परेशान हैं, वो भी बहुत से प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। सो ऑल राउंड पानी पिलाना एक बड़ा पॉजिटिव अमल है। और मेरे ख्याल से 3 या 4 अगर आप मिट्टी के बर्तन इधर उधर छत पे रखती है, इधर उधर रखती है, और क्या करना है, एक जग में आपने पानी भरना है और उसको जाके फ्रेश कर देना है। हम भी इसी तरह जब पानी का सिस्टम रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जाके ना उसके अंदर थोड़ी थोड़ी, मतलब हर 6 घंटे के बाद या हर 4 घंटे के बाद मज़ीद पानी और डाल देते हैं। घर के बाहर जो मिट्टी के बर्तन रखे हों, अक्सर जानवर, बिल्लियाँ, कुत्ते वगैरह आके वहाँ से पानी पी के जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। खाना उनके लिए डाल सकते हैं तो क्या ही बात है, नहीं डाल सकते तो कम से कम पानी का सिस्टम तो व्यूअर्स रख सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करना चाहती थी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी। गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं तो तब हमें एहसास होता है, ओ हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, ऐसे कर लेते। और बाय द वे, कूलर लगाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। स्कूल्स में भी लगे होते हैं, अदरवाइज़ भी लगे होते हैं। एक टाइम की कॉस्ट होती है कूलर लगाने की। आप सोचिए व्यूअर्स, जब भी कोई वहाँ से पानी पिएगा आप कितना सवाब जमा करेंगे, और कोई रीज़न नहीं है। तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें कि आप अपनी ज़िंदगी और आखिरत संवार रहे हैं, इस किस्म का एक सिंपल एक पॉजिटिव स्टेप यूज़ करने का। और इसी के साथ रिक्वेस्ट करूँगी कि पानी वेस्ट ना करें। पंजाब का स्पेशली वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, पानी की किल्लत, पानी के बहुत से मसाइल। ऐसा ना हो कि जिस तरह कराची शहर में टैंकर्स में पानी आता है लोगों के घर में, मीठा पानी नहीं अवेलेबल, तो ये ना हो कि पंजाब भी इन्हीं मामलात में फंस जाए। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्यूअर्स, पानी का बेतुका और बेजा इस्तेमाल ना करें। हम क्या करते हैं, गर्मियों में स्विमिंग पूल प्लास्टिक के भर लेते हैं और हर रोज़ वो पूल भरा जा रहा है और हर रोज़ बच्चे उसमें जाके उछल कूद कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई अमल कर भी रहे हैं जिसके अंदर बच्चे करें, फिर उस पानी को गमलों में डालें, पौधों में डालें, ताकि पौधों को पानी मिले, जानदार चीज़ को मिले, ताकि उसका पर्पस पॉजिटिव हो जाए। उसी तरह उस पानी को गाड़ी धोने और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बट डेली प्लीज़ गाड़ियाँ ना धोएं। वंस अ वीक इज़ मोर देन इनफ। और प्रेशर वाले पंप लोग लगा देते हैं, उससे पानी स्प्रे करते हैं, पानी और ज़ाया होता है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, पानी को ज़ाया भी ना करें। जहाँ इंसानियत है, मतलब गर्मी, इंसानियत और एक गिलास पानी हमारा टॉपिक है, वहाँ पे पानी वेस्ट मत करें। साफ़ पानी नहीं है अवेलेबल व्यूअर्स। लोग दांत ब्रश करते हैं, टैप खुला हुआ होता है, पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अच्छा, बच्चों ने गेम बनाई हुई होती है, फ्लश का जो बटन होता है वो बार बार जाके दबाते हैं और हंसना शुरू हो जाते हैं, घर वाले भी हंस रहे होते हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, ये एहसास छोटी उम्र में पैदा करना चाहिए अपने बच्चों के अंदर, एक अवेयरनेस देनी चाहिए। और पानी को अगर आप रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने अपने घरों में ऐसे सेप्टिक टैंक्स लगाए। मैं भी बाय द वे इसकी तरफ जाने का सोच रही हूँ कि किस तरीके से मैं करूँ कि जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, उसको रीयूज़ करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वही पानी अगर हम फ्लशेस के अंदर रीयूज़ कर लें, या पौधों में डालने में इस्तेमाल कर लें, या गाड़ियाँ धोने और इन चीज़ों के लिए कर लें, तो पानी की डबल यूज़ हो जाती है और सेव हो जाता है। बारिश का पानी जब पड़ता है, उस पानी को सेव करने के कोई रिजर्वायर्स बना ले। बड़ी चीज़ें व्यूअर्स की जा सकती हैं, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, वी नीड टू गेट विद द टाइम्स। आए शेफ़ तैयब अल्ताफ़ की तरफ रुख करते हैं, जो बड़े गौर से बात सुन रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं कि जुगर ने आज शायद कोई
तमीज़ की, पते की बात कर ही दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो माशाल्लाह रोज़ ही पते की बात करती हैं। तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जुगन, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कुछ लोगों का जिक्र किया बीच में, जैसे कि ट्रैफिक वार्डन्स हैं, तो उसके साथ मैं कुछ लोगों का और जिक्र करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो आपके घरों के बाहर भी होते हैं, अंदर भी बैठे होते हैं, या बैंक के बाहर होते हैं। तो आपका कोई भी मतलब आप उनके लिए कुछ एफ़र्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि जैसे वो बेचारा अगर एक शिफ्ट कर रहा है 9 से 5, तो उसकी शिफ्ट को हाफ़ कर दिया जाए, उसकी जगह कोई और आ जाए, एक बंदा अंदर चला जाए, एक बाहर आ जाए। तो इस तरह का थोड़ा सा सिस्टम हमें बनाना चाहिए। और इसके अलावा जो जैसे हम फूड ऑर्डर करते हैं या कोई भी और भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, तो जो डिलीवरी बॉय आपके घर पे आता है, प्लीज़ उसका भी ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि वो बड़ी एफर्ट करके बाइक पे आ रहा है आपके लिए, इतने सर्दी में भी वो आते हैं। आपको मैं बात बताऊं कि पिछले दिनों, बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की, पिछले दिनों ना एक भाई आए पैसे वो देने के लिए चीज़ें, उनकी पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी थी, बट घर का रूल है कि भाई पानी ज़रूर पिलाएं। उसने शायद कूलर नहीं देखा साइड पे, क्योंकि ये हमारा गेट है और फिर ये दीवार के साथ इस साइड पे कूलर लगाया छाँव के नीचे। आप तो आई नहीं है तैयबा, आपने घर देखा हुआ है। तो उन्होंने अंदर कॉल करके कहा कि आप बुरा ना मनाएं तो एक गिलास पानी मिल जाएगा। आपकी सोच है कि मैं कितनी गुस्सा मुझे चढ़ा इस बात पे, नहीं कि उस बेचारे ने पानी मांगा, इस बात पे कि उसको पानी मांगना क्यों पड़ा। बिल्कुल, वो तो हमारे गेट पे बच्चा आया ना, उसको क्यों नहीं पानी दिया गया। मैंने जाके पूछा तो जो मेरे गार्ड है भाई, उन्होंने कहा कि आप ही सॉरी, मैं पीछे गया हुआ था। मैंने कहा बेटा और कोई नहीं था देखने वाला, जिसने भी पकड़ा आके उससे सामान, उसको पानी का ग्लास तो पिलाना चाहिए था। वो आप ही अक्सर वो चले जाते हैं डिलीवरी वाले चीज़ पकड़ा के या कूलर देख लेते हैं। मैंने कहा बेटा गलत बात है, आपके घर की दहलीज पे कोई आया है, उसको आपने प्यासा नहीं भेजना। तैयबा जी कितनी दफ़ा हम लोगों के घर जाते हैं, वहाँ से निकलते तो कहते हैं यार एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। बिल्कुल ऐसे ही। और हम तो पाकिस्तानी है यार, हम पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया के किसी कोने में हो, हम लोग नोन है इस चीज़ के लिए कि हम लोग, पानी तो बहुत लो लेवल की चीज़ है। पानी तो हम देते ही हैं आने पे, खाना पीना लवाजमात, चाहे 10 मिनट के लिए भी कोई आए कि बैठे चाय पिए और उसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रॉली लगती है। तो हम लोग कैसे इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो किसी को भी व्यूअर्स, आपकी दहलीज से, आपके दरवाजे से प्यासा नहीं जाना चाहिए। ये एक मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, और मैं भी बार बार ये बात घर पे रिमाइंड करती हूँ। घर में जो बच्चियाँ काम करती हैं उनको भी कहती हूँ, बेटे बंदा एंटर होए अस्सलाम वालेकुम, किचन में भागो पानी का ग्लास लेके आओ सबसे पहले। और उनके साथ अगर कोई स्टाफ का बंदा आया है, बच्ची आई है, कोई मेड आई है, बच्चों के साथ व्हाटएवर, उनका ख्याल करें। और जो ड्राइवर या कोई भी गेट पे बंदा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होती हैं। और मैंने पानी की ना छोटी डिस्पोजेबल बॉटल्स जो होती हैं 350 ml की, वो भी रखी हुई हैं। वो मैंने गेट पे ही रखी हुई हैं। वो एक हमारी कैबिनेट सी बनी है उसके अंदर, कि अगर कोई आए, कोई बाजी, कोई सर, तो सबसे पहले छोड़ने के लिए तो या कोई ड्राइवर आता है तो क्या भाई पानी चाहिए। जो कि इसीलिए तो कहा गया ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि जिस इंसान में दर्द नहीं है तो वो कैसे जो है वो सरवाइव कर सकता है उसमें, कि आपको पेन लेनी चाहिए इर्द गिर्द अपने लोगों की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ा अच्छा टॉपिक था आज का। और व्यूअर्स, इस टॉपिक के बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ तैयबा's किचन में जी। क्या बना रही हो? उत्थे बैंगन भी पए ने, इधर यखनी है, उधर बेसन का कुछ बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। आपको याद होगा, आपने मुझे कहा था कि दाल चावल नहीं तैयबा कहीं से अच्छी, मतलब उसमें दाल जो है वो मुझे कहीं अच्छी खाने को नहीं मिलती। तो आज हमें एक्चुअली घर पे दाल बनती है, लेकिन आई डोंट नो, जो जायका होना चाहिए वो नहीं होता। हर वक्त मेरी लड़ाई चलती रहती है, कभी चिकन पाउडर डाल रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ, बट वो फ्लेवर ही नहीं आता दाल का। जैसे ढाबा स्टाइल दाल होती है, या हम लोग बाहर से किसी ढाबे से जो हम मना करते हैं कि ना खाएं क्योंकि बीमार हो जाते हैं, गर्मियाँ हैं, अभी गर्मी की बात की, तो मतलब सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत तब होती है जब इंसान को गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे ही है। तो घर पे अगर उस तरह की मज़े की दाल बन जाए तो फिर मेरे जैसे लोग बाहर जाके नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे आप दोबारा। और ये अभी हम आपके सामने, बल्कि आप मेरी हेल्प जिस तरह करती हैं, तो अभी आपके सामने हम दाल भी तैयार करेंगे, और इसके साथ जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने ये लवाजमात, वो उसमें हम बैंगन फ्राई करेंगे, ठीक है। और इसके साथ भरी हुई मिर्चें जो होती हैं, आपको पता है मिर्चें, अब समर सीज़न है तो काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्च आ रही है, उसको हम स्टफिंग करके उसको बेसन लगा के वो भी फ्राई करेंगे, साथ बैंगन फ्राई करेंगे। और जिस वक्त मैं केटरिंग का काम कर रही थी जुगन, तो मैंने एक चीज़ बड़ी
फ्लेवरफुल इसमें देखी वो ये थी कि आप आलू का जो कटलेट है उसका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है दाल चावल के साथ। बिल्कुल, या आलू का कटलेट नहीं तो शामी कबाब बिल्कुल। तो प्रोटीन तो वैसे ही आपको दाल से मिल रही है और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, देखें लोग कहते हैं दाल चावल ये कोई खाने की चीज़ है। आई एम सॉरी, दाल बहुत ब्रिलियंट चीज़ है। बिल्कुल। और जिनके घर में ये शिकायत की जाती है बस दाल बनी है, तो ये थोड़ी बहुत लवाजमात आप बना लेंगे तो वो फिर आपका दस्तरखान भी सज जाएगा और बच्चे बड़े शौक से फिर खाते हैं। जैसे भी हमारे पास अचार भी है, सैलड भी है, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। चले जी, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आ जाती हूँ। बट एक चीज़ है, मैं पता है क्यों हर कोई मुझे कहता है तुम किचन में घुस जाती हो शेफ़ के साथ। एक्चुअली व्यूअर्स, उसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। जो चीज़ बंदा अपने हाथ से करता है ना, वो फिर आपके दिमाग में दर्ज हो जाती है। तो अगर अब मैं मतलब घर से तो कुक को बुलाने से रही, मतलब वो तो नहीं, अब आके उनके अपने 100 काम है करने वाले, बट अगर मैं सीख जाती हूँ तो इजी हो जाएगा। ये यहाँ पे रख दूँ वापस? जी। चलिए, इसमें हमने जो है वो अनियन ऐड कर दिए, प्याज डाल दिए। प्याज डाल दिया हमने, इसको ब्राउन करेंगे। और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ दाल चावल के। दाल चावल के लिए दाल आधा किलो जो कि मैंने बॉईल की हुई है, मुर्गा गोश्त आधा किलो, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चुटकी, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, प्याज 3 से 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, और चावल 1 किलो जिनको मैंने बॉयल कर लिया हुआ है। और व्यूअर्स, इसके लिए हम ये करेंगे, जैसे कि अभी हमने कढ़ाई में जो है वो ऑयल लेके उसमें प्याज हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके साथ हम जो मेरे पास ये चिकन है जिसको मैंने बॉयल किया हुआ है, और इसका स्टॉक इसके साथ ही है, यखनी इसके साथ ही है, इसमें से हम चिकन निकाल के स्टॉक इसी में रहने देंगे। वो हम अपने प्याज तो के साथ ऐड करेंगे। टाइप बन जाएगा। नहीं, कराची में होता है ना दालचा, ये तो उस टाइप की चीज़ है। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये कि आप इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह करेंगे कि जैसे हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, टमाटर होती ही नहीं है। अच्छा, नहीं, घरों में बड़ी एक वो होती है, कुछ लोगों के जो मसाले होते हैं उसमें प्रॉपर टमाटर डलता है, और बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते दाल में। और इसके साथ हम थोड़ा सा जीरा और साबुत जो गरम मसाला है हमारे पास वो इसके साथ ऐड कर देंगे। चिकन की जब भुनाई हो जाएगी अच्छे से, तो फिर उसके अंदर जो है हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, उनको अच्छे से भूनेंगे, और उसके साथ जो है हम दाल ऐड करके, तो ये जो स्टॉक है ये उसके साथ ऐड कर देंगे ताकि दाल और चिकन जो है अच्छे से स्टॉक के साथ और मसालों के साथ पक जाए। और राइस हमने ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं, और ये बेसन जो है इसको मैंने घोल लिया हुआ है, और इसको हम जो है बैंगन को फ्राई करेंगे इसके साथ। मीनवाइल हमारा प्याज भी सुर्ख हो रहा है, और साथ प्याज के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसमें जो है हम चिकन ऐड करेंगे ना, स्टॉक नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ चिकन इसमें से निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, और साथ हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। जी, पूरे पीसेस। आप चाहें तो आप बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा और आपने फैंसी करना है तो आप जिस तरह चिकन चंक्स होते हैं मैरिनेट करके आप उनको ग्रिल कर लें, और वो भी आप साथ से इसके सर्व कर सकते हैं। यखनी समेत अभी डालेंगे? नहीं, सिर्फ इसमें से हमने चिकन मैं आ जाती हूँ, आप वो कर लें अपना। हाँ, तो जब एकदम हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हमारी चिकन का भी पानी निकल चुका होगा तब तक, और वो यखनी भी हम यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, जिस वक्त दाल हम ऐड करेंगे तो साथ हम यखनी ऐड कर देंगे पानी की बजाय। बिल्कुल सही। ये हमने ये इधर रख दिया, तो वो तब तक उसके अंदर से पानी जो है वो ड्रिप होके निकल जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं। इसमें हम बैंगन ऐड करेंगे ना, फ्राई कर लेंगे इनको। बिल्कुल। और इसमें अगर ये सुर्ख हो गया तो इसमें आप अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके साथ ही चिकन ऐड कर दें। ठीक है, अदरक लहसुन की पेस्ट है हमारी। इसमें पुदीना भी मुझे कहीं नज़र आ रहा है, धनिया टाइप। थोड़ा सा मैंने कहा ब्राउन हो जाए प्याज, क्योंकि अभी वो ज़रा लाइट ब्राउन की तरफ है। थोड़ा सा अब मैं अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम उसको घुमाएंगे ताकि वो थोड़ा सा कुक हो जाए, क्योंकि कुक्ड अदरक लहसुन का टेस्ट अपना ही होता है। आप अपना करें, मेरी टेंशन ना लें। आपने मुझे बता दिया ना मैंने क्या करना। आपके होते मुझे टेंशन कहाँ होती है? देखिए मेरी चाय भी साइड पे पड़ी है, मुझे पता है जुगन आ गई है तो मैं चाय भी इंजॉय कर सकती हूँ। मेरी प्यारी दोस्त, एक बात वैसे बताऊं कि मुझे पीटीवी पे काम करने का जो सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा हुआ है कि मुझे बड़े प्यारे दोस्त मिले। आप हो गई, आप खुद माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। कि ये देखें कि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जुगन, ऊ आउच वाले लोग, मतलब आप फूडी हैं तो आप किचन में जो है वो मैंने आपको काम करते हुए फूडी ना भी हो, बात ये कि मैं अगर किचन का वो करती हूँ सेगमेंट, राइट, अगर मेरा खुद कोई, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे लिए, मैंने देखा है लोग जो कहते हैं प्लीज आई डोंट वांट टू, प्लीज मुझे नहीं हाथ लगाना, आप करें, खुद करें, मैं क्यों करूं भाई? अगर ये काम आप कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे भी करना चाहिए। और
कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरी तबीयत ज़रा डाउन होती है, आप लोग मेरी सपोर्ट करते हैं, आप लोग ज़्यादा बोलने का एरिया उठा लेते हैं, तो हम सब मिलजुल के ही आगे बढ़ेंगे ना ज़िंदगी में। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह किसी को सिखाना है तो आप अपने हाथ से जब काम कर रहे हैं तो खुद क्यों ना सीखें। जो चीज़ बंदा खुद करता है ना अपने हाथ से, उसकी अपनी ही वैल्यू होती है मेरी जान। और ये देखें ना, ये हमारे बैंगन को एक्चुअली उतना कुक होने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा खड़ा खड़ा रहे तो वो ज़्यादा मज़े का होता है। और ये आप ट्राई करके देखें, कॉम्बिनेशन आपको मज़ा ना आए तो फिर आप कहिएगा। और देखिए ना, वेजिटेबल अपनी जगह, ऑब्वियस चीज़, ज़रा फ्राइड की चीज़ के बारे इसमें में कोई चीज़ ऑड नहीं लगनी चाहिए आपको। देखें जिस तरह बर्गर्स हैं, हम उसके साथ डिफरेंट सॉसेस जो हैं वो एज कॉन्डिमेंट सर्व करते हैं, तो इसी तरह आप दाल चावल के साथ क्यों नहीं चीज़ें एंजॉय कर सकते बाकी। अच्छा, अब ये चिकन का कहाँ पे? जी, इसमें मैं जो है वो स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट है, सही। अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़, जो लोग दाल में बहुत ज़्यादा गरम मसाला यूज़ करते हैं जी, मुझे घर पे बुलाएं तो इतना ना डाला करें। एक्चुअली दाल में गरम मसाले की ज़रूरत ही नहीं होती, दाल वो वाली चीज़ है ही नहीं, वो इतने गरम मसाले डाल देते हैं कि बंदे का मैदा ही उड़ जाता है। ऐसे। सॉल्ट इसमें मैंने ऐड किया है, सूखा धनिया पाउडर जो होता है वो, कोरिएंडर पाउडर वो ऐड किया है। अब इसमें मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में जो है हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। आपके प्रेफरेंस पे होता है। जैसे एक बात बताऊं, जब दाल मज़े की बनी होती है तो आपको मिर्चों तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी अगर मिर्च डाल जाए तो वो भी बहुत होती है। ये मसाला हमारा थोड़ा सा कुक होएगा तो हम इसमें से थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड किया, और क्योंकि हम मसाला भून के जो है वो ऐड कर रहे हैं दाल और चिकन, तो इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्ब जो हमारा ऑयल होता है ना वो सारा एब्जॉर्ब दाल कर लेती है, तो एंड पे हम थोड़ा सा इसमें जो है वो तड़का ज़रूर ऐड करेंगे। ये आपके देखे बैंगन भी तैयार हो गए। जी, अगेन बैंगन को इतना ओवर कुक करके जो हम मलीदा निकालते हैं ना उसका, बिल्कुल। वो करना नहीं चाहिए हमें, बिकॉज उससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो Nutrition value बिल्कुल zero हो ख़त्म हो जाती जाती है। है। अभी इसमें दाल ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ ये स्टॉक ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे। अच्छा, मेरा दिल है कि हम इसको ना, जी, वैसे हो जाएगा खुद ही रिड्यूस और कम हो जाएगा, और इसमें हमने ये यखनी भी डाल दी। देखिए ना, इतनी बड़ी डिश आपकी दाल की तैयार हो गई। अब इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आप, और दाल देखें एक अफोर्डेबल चीज़ है आजकल के ज़माने में, जी बिल्कुल। वरना तो आजकल आपको पता है कोई चीज़ इंसान की उसमें नहीं रही। अच्छा, प्रेशर कुकर में लोग दाल बनाते हैं, कुछ इसके बारे में मुझे बताएंगी? प्रेशर कुकर की देखें जुगन, अब वही फिर जो हम हर शो में बात करते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी पहले करके रखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ये प्रेशर कुकर और इस तरह की चीज़ों की। आप उसको बॉयल करें सिंपली, एक तो भिगो के रखें, ओवरनाइट आप सोक करें, और उसके बाद सुबह उसका जो है वो फ्रेश पानी में उसको दोबारा, मतलब वो पानी जिसमें भिगोई हुई थी वो वेस्ट कर दें, और फ्रेश में जो है वो आप उसको दोबारा बॉयल कर लें। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब देखें आप, यहाँ पे हमने किचन में सेगमेंट में अपना सेटअप रेडी रखा होता है, तो कितनी देर लगती है कुकिंग में। आपके सामने मैंने यहाँ दाल बॉयल करके रखी हुई थी। अंडरस्टैंड करता ना कि इट डज नॉट टेक टाइम। तैयारी इज की। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से प्रेप करेंगे आपको इंशाल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, हरी मिर्च बना रही हो ना भरी हुई, जी, जी। इसमें भरा क्या है? इसमें भरा है हमने कैरी। जहर तो नहीं डाला ना? नहीं, कैरी डाली है हमने, कच्चा आम, उसके साथ अनारदाना डाला है, और थोड़ा सा हमने सॉल्ट और जो रेड चिली पाउडर है वो ऐड करके उसकी स्टफिंग की है। बीज हमने निकाल लिए थे, और बस ये स्टफिंग थी हमारी। अच्छा, एक चीज़, हरी मिर्चें ना अक्सर जो है ना उनके ऊपर जो मसाला होता है ना, हाँ जी, वो टिकता नहीं है, तो उसको टिकाने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो हरी मिर्च बिल्कुल सूखी हो जब आप उसको डिप करें, दूसरी उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई नहीं रियलाइज़ करता वो ये है कि उसको चम्मच नहीं मारना। आप जैसे ही चम्मच मारते हैं तो वो उसके ऊपर से मसाला उतर आता है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और भी इसमें प्रोफेशनली भी बता देती हूँ, वो ये है कि उसको आप मैदे में थोड़ा सा ना टस्ट कर लें, कोट कर लें हल्का सा। आप हैलोपिनियो पॉपर्स जी बिल्कुल, तो वो फिर भी जो है ना, जैसे अब ये बेसन की भी मैं कोटिंग कर रही हूँ तो वो नहीं उतरेगी उसके ऊपर से। बिल्कुल। ये ले आप यहाँ पे डाल दें जी, बस एक लास्ट। सो ये चीज़ें जो है ना, अब देखिए दाल भी साथ साथ बन रही है। अब इसको दाल को क्योंकि आपने पहले से सोख करके बॉईल के करके रखा था, तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको हार्डली जो है वो 15 से 20 मिनट बस, क्योंकि वो मसाला उसने ड्राई भी होना है
पानी ने जो हमने उसमें ऐड किया इसको हम कवर कर देंगे और ये जल्दी हो जाएगा। चिकन भी जो उसमें हल्की फुल्की जो कसर है, क्योंकि इसको हमने बॉयल तो कर लिया हुआ है, तो वो हम उसमें वो भी इसके साथ ही जो है वो डन हो जाएगा। और एक दफ़ा जब बिल्कुल एंड पे पहुंच जाती है ना चीज़, जब क्योंकि देखिए अभी तो हमने इसमें ऑब्वियसली जो लवाजमात और मसाला जात वगैरह डाले हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जब इसने थोड़ा सा कुक होना है तो इसने रिड्यूस होना है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर मसाले तो नहीं डाल दिए, क्योंकि वो कुक होकर जब रिड्यूस होगा और उसमें वो मतलब बढ़ ना जाए ना, उसकी मिकदार जो है मसालों की ज़्यादा ना हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी कम होने की वजह से। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी। तो एंड में एक दफ़ा नमक जो है वो चेक कर लें, बिल्कुल एंड में सर्व करने से 2 मिनट पहले, ताकि अगर आपका नमक ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो आप उसको फिर उस हिसाब से बैलेंस में ले आए। और सारी फैमिली को जुगन साथ लेके चलना है ना, अगर कोई नहीं, किसी को कोई इशू है जैसे ब्लड प्रेशर का, बिल्कुल, तो आप साथ सर्व कर दें, ज़रूरत नहीं आपको कि एक ही उसको चीज़ में आप बढ़ा दें बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स अभी क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, दाल देखें अब सिर्फ इसने कुक होना है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो चावल आप जब जितनी देर दाल कुक हो रही है आप चावल बॉईल कर लें, आपके चावल भी रेडी हो गए, हमने ये चीज़ें फ्राई भी कर दी और आप विदिन 15 मिनट्स यू आर रेडी टू सर्व। और यहाँ पे अब क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है तो व्यूअर्स ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट लेडी, पहले भी हमारे प्रोग्राम पे आ चुकी हैं, उनको आज फिर इसलिए इनवाइट किया क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है फॉर यंग विमेन, उन ख़वातीन, उन बच्चियों के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन हासिल करनी थी, तालीम हासिल करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई किसी वजह से, घर वालों का प्रेशर, ये वो। तो ये एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं, उनकी स्टोरी भी जानेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो बहुत ब्रिलियंट स्टेप्स उठा रहा है हमारे यूथ के लिए, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया, आज एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड अगर मैं कहूँ टैलेंटेड यंग लेडी हमारे साथ है, जिन्होंने बड़ी कम उम्र पे बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े मेजर एफर्ट्स कर रही हैं, स्पेशली पंजाब की अगर हम बात करें तो। डेप्यूटी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साइमा अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है प्रोग्राम में ऑफ कोर्स, बट उस वक्त हम बड़े एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे थे। आपसे जब मुलाकात हुई तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि आपसे ज़रा 1-on-1 गुफ्तगू हो आपकी अपनी लाइफ और आपकी अपनी जर्नी के बारे में। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे लोग हर फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन एजुकेशन की फील्ड को ज़रा अवॉइड करते हैं। लोग कहते हैं पैसे नहीं हैं, कोई कहता है ये इशू है, कोई कहता है वो इशूज़ है। आपकी अपनी तालीम की जर्नी कहाँ से मैडम शुरू हुई और फिर इस तरफ किस तरह आई कि सिर्फ अपने आप को नहीं तालीम प्रोवाइड करनी बट दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है? मैं एक्चुअली व्हेन आई वाज इन माय एफएससी प्री मेडिकल तो आई लॉस्ट माय फादर और उसके बाद लेकिन माय मदर एंड माय एल्डर सिस्टर बोथ ऑफ देम उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया और मेरा ये अपना मेरे फादर ने मेरे अंदर ये चीज़ काफ़ी इंजेक्ट कर दी थी कि आपने इंडिपेंडेंटली अपने लिए सोचना है अपनी ज़िंदगी में। वो ये करके गए और उसके बाद मैंने ये सोचा, सिंस आई बिलोंग टू जेहलम, वहाँ पे कोई अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन LCUW लाहौर और यहाँ में मेरा एडमिशन हो गया। और उसके लिए मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने और मैंने अपनी फैमिली के सामने अच्छी खासी फ़ाइट की। वहाँ पे मुझे इन सवालों के जवाब देने पड़े कि ऐसी क्या एजुकेशन है जो आपको लाहौर में मिल सकती है और वो जेहलम में नहीं मिल सकती। और डॉक, उसके अलावा बच्चियों की वैसे ही हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतने मसले फेस करने पड़ते हैं। मुझे याद है मैं कनाडा जा रही थी बैचलर्स के लिए, फैमिली के सारे बच्चे स्पेशली सारे लड़के बाहर ही गए पढ़ने के लिए। मेरा दाखला हो गया, थोड़ी सी स्कॉलरशिप भी मिल गई, एक स्यापा पड़ गया कि ये तो खलंटरी सी है, इसको भेजने का क्या फ़ायदा है। अब मेरी जगह अगर एक लड़का उतना ही खलंटरा होता तो शायद इतने सवाल ना होते। और जबकि मैं ऐसी फैमिली से नहीं बिलोंग करती कि वो मना करे। बट लड़कियों की बारी पता नहीं आज भी वही मसाइल चल रहे हैं। लेकिन वो मेरा पहला जवाब ही उनके लिए ये था कि लाहौर का एक्सपोयर या वहाँ पे जब मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ूंगी दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन जेहलम।
सो आई लाइक गॉट एडमिशन ओवर हेयर, और वो मेरी ज़िंदगी का एक, और बोर्डिंग में रही फिर? बोर्डिंग में रही, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ। मतलब ये कि इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को हैंडल करना, अकेले ट्रैवल करना यहाँ से अपनी फ्रेंड्स के साथ, इसने मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग दी। और मैं इसीलिए घर जाना अकेले और आना। हाँ जी बिल्कुल। और इसके बाद मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, उस पर भी मेरे पे प्रेशर था, ये सब्जेक्ट पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसको मैं एंजॉय करती हूँ, और वो था अंग्रेज़ी अदब। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। वंडरफुल। और उस पर मेरा फिर सूफ़ी इंटरेस्ट था, उस पर मेरा थीसिस वगैरह था, और वो भी मेरा प्योरली अपना जर्नी अपने लिए खुद ही था। इसके बाद मैंने डिफरेंट जगहों पे जॉब्स के लिए ट्राई किया। पीएचडी पहले मुकम्मल की? नहीं, पीएचडी पहले मुकम्मल नहीं की। और आई एम अ टीचर बाय चॉइस बेसिकली। मेरे पास और ऑप्शंस भी थी, लेकिन आई थॉट कि मैंने पढ़ाना है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, और उसके लिए मैंने अपने लिए डिफरेंट स्टेप्स बनाए कि ये मैं करूँगी, ये एक्सपीरियंस मुझे आगे लेके जाएगा। इसलिए मैंने पहले फ्री ऑफ कॉस्ट इवन एक कॉलेज में पढ़ाया, विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल पेनी, जस्ट टू इम्प्रूव माई CV। उसके बाद ये जर्नी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसलिए बताती हूँ कि बहुत सी चीज़ों पे आपको कई दफ़ा लॉस करना पड़ता है फॉर फ्यूचर बिगर बेनिफिट्स। और उसके बाद मैंने कॉमसेट्स इस्लामाबाद में अप्लाई किया। चूँकि मैं मास्टर्स क्लासेस पहले पढ़ा चुकी थी, उन्होंने मुझे वहाँ पे टू टीच सीनियर क्लासेस, MBA क्लासेस मुझे वहाँ पे हायर कर लिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 18 ग्रेड रेगुलर की पोस्ट अनाउंस हुई, वहाँ पे मैंने टेस्ट इंटरव्यू दिया। सिंस आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, तो मुझे वहाँ पे इंडक्ट कर लिया गया। और ये इसीलिए था क्योंकि आपको पता है कि मतलब टीचिंग को एक पैगम्बराना पेशा कहा जाता है। एट दैट टाइम यू आर द मास्टर ऑफ दैट होल क्लास और दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू यू। और मैंने उसको सीनियर क्लासेस को पढ़ाने का मेरा खुद एक चॉइस थी, वो मैंने पढ़ाया उनको मास्टर्स MPhil को। इन द मेन टाइम मुझे मेरा PhD में एडमिशन हुआ, दैट वाज अ स्प्लिट प्रोग्राम, और वो फिर मैंने अपनी कोर्स वर्क किया, और रिसर्च करने के लिए मैं स्कॉलरशिप पे डरहम यूनिवर्सिटी UK चली गई। अमेजिंग। और तो आपने सारी ग्लास सीलिंग्स तोड़ी, शहर छोड़ के अपने इलाके को छोड़ के लाहौर हाँ आई। जी, बिल्कुल। यहाँ पे पहले आप रहीं बोर्डिंग में, फिर आप इस्लामाबाद भी गई, फिर उसके बाद आपको जब बाहर जाने का मौका, पर बाहर आप स्कॉलरशिप पे गई? वो स्कॉलरशिप में बिल्कुल HEC का स्कॉलरशिप था। और वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप में ये इंटेंशन हो कि आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करना है, तो आप कंप्यूटर आपके सामने है आज के दौर में, थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए होती है, आपको 101 काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ वहाँ से मिल जाती हैं। मतलब या तो अपना मुल्क आपका PHEC HEC आपको स्कॉलरशिप दे रहा होता है, अगर वो नहीं तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप दे रही होती हैं। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो मेरा PhD का टॉपिक है, दैट इज़ रिगार्डिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी। लाइक इट्स अ ब्रिज बिटवीन न्यूरोसाइंस, फिनोमिनोलॉजी, दैट इज़ लिव्ड फिलोसफी, ट्रॉमा स्टडीज़ एंड लिटरेचर। क्या बात है। और वो तो नफ्सियात, लिटरेचर और न्यूरोसाइंस की कॉम्बिनेशन। हाँ जी, उसका कॉम्बिनेशन। और इस टॉपिक पे पहले पाकिस्तान में एज सच रिसर्च नहीं हुई। मतलब इट इज़ अबाउट मास्टर योर सेल्फ, यानी कि आप अपनी ज़ात की इवन जो हैबिट्स पसंद नहीं हैं उनसे यू कैन गेट रिड ऑफ दैम। और ये मैं मेडिकल ह्यूमैनिटी, स्कूल ऑफ मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ डरहम यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके मैंने पढ़ा। देन आई स्टम्बल्ड अपॉन, क्योंकि न्यूरोसाइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने बल्कि अपनी रिसर्च उसको भूल के मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इंटरेस्टेड हो गई। एंड इट्स अबाउट 2018 के मैंने सोचा कि मैं जेहलम जो मेरा शहर है वहाँ पे मैं एक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाऊँ। उसकी फिजिबिलिटी मैंने खुद बनाई। फिर मैं डोर टू डोर गई कि यहाँ पे कोई मेरे साथ मतलब आई एम नॉट कि मैं खुद इन्वेस्ट कर सकूँ और इंस्टीट्यूट बनाऊँ, लेकिन सर्विसेज मैंने ऑफ़र की और मैंने कहा कि कोई आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट और फर्स्ट यूनिवर्सिटी एज़ पर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि दुबई में बनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, उस फॉर्मेट पे यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन 2018 से आज तक ये मेरा ड्रीम नहीं रियलाइज़ हो सका। तो आई वाज सो हैप्पी कि जो हमारी CM है, जिनको हम सुपर CM कहते हैं, उन्होंने ये सारे ट्रेंड्स ये पाकिस्तान में लेके आई एंड शी स्पेशली फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब फिर मैंने ये देखिए, दुनिया के साथ अगर चलना है, बिल्कुल, अगर दुनिया के साथ चलना है,
सबसे पहली बात, जब मैंने अभी आपसे आगे पूछना भी एक दफ़ा मैं आपसे आपकी बात कर लूँ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे दुनिया अगर 100 पे है तो हम इस वक्त 40 या 30 पे हैं। हमें अपने आप को अगर ऑन पार लेके आना है तो हमें अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है और अपने बच्चों को फैसिलिटेट भी करना है। फैसिलिटेट यहाँ पे अभी भी ये मसले चल रहे हैं, कुड़ी है पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक कर लेता है तो बुतेरा है, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन और हम में अडेप्टेबिलिटी नहीं है, हम में एक्सेप्टेंस फॉर चेंज नहीं है, हम लोग उसमें बहुत स्लो हैं। अब फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने आज से 5 साल पहले हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन्होंने स्पेशली वीज़ाज़ दिए, उन्होंने अनाउंस किए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल्ड वर्कर्स होंगे उनको स्पेशली वीज़ा दिया जाएगा। अब देखें हमारे साथ चाइना है, वो रोबोटिक्स में कहाँ जा रहा है, लेकिन हम अभी भी चाइना में 6 साल की उम्र के बच्चे के लिए अब मैंडेटरी हो गया है कि वो भी AI सीखे, 6 साल का बच्चा। जी बिल्कुल। और हम लोग ये कहते हैं कि अगर 10 साल पहले अगर एक काम करने में हमें 1 घंटा लगता था तो आज भी वो 1 घंटा ही लगना चाहिए, हालांकि दिस इज़ नॉट वाइज। आपका विजडम ये है कि आज के दिन में, आज के दौर में आपको अगर फैसिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो अगर वो 1 घंटे वाला काम आप 5 मिनट में नहीं करें तो यू आर नॉट वाइज। लेकिन हम अपने उन सिस्टम्स को चेंज करने में बहुत देर करते हैं। हमारे लिए बल्कि जो बंदा चैट जीपीटी को पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी भी आपसे पूरे के पूरा डाटा मांगता है, उसके बाद उसको कहते हैं नॉलेज सोर्स। नॉलेज सोर्स उसको देंगे तो वो आगे आपका काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यू आर बीइंग लेज़ी। द थिंग इज़ कि आपका वो काम जल्दी होगा तो आप 10 और काम इतनी जल्दी में कर लेंगे, आप वो टाइम कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन हम एज अ नेशन चेंज को एक्सेप्ट करने में पहले भी बहुत देर करते हैं। आप इवन वो देखेंगे 1857 की जब जंग आज़ादी, और सर सैयद अहमद ख़ान ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि इंग्लिश को एज लैंग्वेज आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो इस वक्त मास्टर्स हैं अंग्रेज़, हमें उनकी लैंग्वेज सीखे बगैर हम आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है। और इसमें हम आज भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। वो नेशंस, मैं उनके नाम नहीं लेती, जिन्होंने इंग्लिश को एज इंटरनेशनल लैंग्वेज माना और फिर वो लैंग्वेज बोलते हैं जिसको बाकी दुनिया समझती है, या वो लैंग्वेज समझते हैं जो बाकी दुनिया बोलती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, बड़े लोग कहते हैं कि चाइना में देखो वो तो सिर्फ चाइनीज़ ही बोलते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का लेवल भी तो देखे ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। या तो हम उस लेवल के तरक्की याफ्ता हो जाए कि हर बंदा हमारी ज़बान सीखने की कोशिश करे। लेकिन उन्होंने मेहनत की है, वही कह रही हूँ ना, या तो हर कोई हमारी ज़बान सीखने की कोशिश करे, हमें तो कोई नहीं सीखना चाह रहा। उन्होंने मेहनत ये की है कि उन्होंने जो दुनिया का सारा नॉलेज है ना और लैंग्वेजेस में, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया है। या तो आप उतने मेहनती बने, फ्रांस ने भी ऐसे किया। अगर आप अंग्रेजी की तरफ नहीं जाना चाहते, और आज अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब बांग्लादेश को देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने चेंज को जल्दी एक्सेप्ट किया और हम उस चीज़ में पड़े रहे कि जी ये इस चीज़ के खिलाफ है। और वो देखिए हमारे जो लीडर्स हैं, अब की बात कर रही हूँ, उनका मेन फोकस यही है कि वक्त के साथ चलो, हम भी चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की, आवाम की सपोर्ट के बगैर हम नहीं आगे बढ़ सकते, और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात यह कि इस गवर्नमेंट ने जैसे हर चीज़ डिजिटाइज की है, अब हम लोग सब अपना सारा सिस्टम, हमारी फाइल्स पोर्टल पे चलती हैं, ई-फॉस हमारी पोर्टल का नाम है, और उसमें हमने अपने जितने रिलेटेड और अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी हमने फोकल पर्सनस फॉर दिस डिजिटल कोऑर्डिनेशन उनके हमने बना लिए हैं। और हम उनको ये फोर्स कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी हमें कोई एप्लीकेशन अब रिटन फॉर्म में ना आए, सबका सब डिजिटाइज्ड हो। और देखिए डिजिटल दुनिया में जब आप साथ चलेंगे, AI और इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो इवेंचुअली जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे कोई स्कूल इस्टेब्लिश नहीं करता या कर नहीं पाते या व्हाटएवर, उन लोगों को, उन बच्चों को भी रसाई मिल जाएगी तालीम की। एग्जैक्टली, माँ बाप भी तालीम याफ्ता हो जाएंगे और बच्चे भी हो जाएंगे, सिर्फ बच्चे नहीं। और हमारा एक सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम है, लोग ये समझते हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे तो बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इट वाज द सेम थिंकिंग जो कि 2001-2 में जब पाकिस्तान में IT का बूम आया था और कंप्यूटर्स का बूम आया था, तो तब लोगों को ये था कि फिर वो टाइपराइटर वाले लोग कहाँ जाएंगे, जो हाथ से मतलब कैलीग्राफी करते हैं या ख़ताती करते हैं या मतलब हैंड रिटन चीज़ों के साथ की वजह से वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो देख लें कि उनका भी एक ग्रेजुअल चेंज, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं ना फिर। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट देयर टू मेक यू अनएम्प्लॉयड,
ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेगा। और कई दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो कि जैसे तरक्की के उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि फिर वो रिलैक्स्ड अवाम है, वो 7 डेज़ अ वीक और 24/7 काम नहीं करते, वो अब 3 डेज़ अ वीक काम करते हैं और बाकी दिन वो अपनी मतलब रिलैक्सेशन मैं एक करते हैं। जगह बैठी हुई थी तो सारे कह रहे थे ये देखो दुनिया पहुंच गई है 4 डे वर्किंग वीक, 3.5 डे वर्किंग वीक, यानी कि 3 या 3.5 दिन या 4 दिन, बहुत से ममालिक में ये हुआ है, बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम। हमें देखो, हम उनकी तरह एफर्ट्स और मेहनत, आप फिर 3-4 दिन जान लगा के काम करें ना, ताकि आप 3 दिन की छुट्टी एंजॉय कर सकें। अगर आपने 6 दिन दफ्तर जाना है और 6 के 6 दिन खाने की आपकी ब्रेक है, वो भी आपने 1 घंटा 1.5 घंटे की ले, आपने अगर 9 से 10 घंटे का काम करने का दिन है तो आपने उसमें कारकर्दगी ही 1.5-2 घंटे की दी, तो वो तो 6 दिन भी कम पड़ते हैं। क्वालिटी टाइम होना चाहिए, और बिल्कुल। तालीम में भी यही चीज़ मैडम अप्लाई करती है। एग्जैक्टली, हाँ जी। लग के पढ़ लो, और वो आपका वो जो आप टाइम अपनी तालीम को दे रहे हैं वो फिर फोकस्ड होना चाहिए उसमें। आप मतलब हमारे यहाँ पे वही बात है लेजीनेस का, और जिसको हम आम जुबान में कहते हैं जुगाड़ लगाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, रट्टा कल्चर है, या ये कि ये चीज़ इधर से उधर असाइनमेंट्स। हम सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी, आप इनके ऊपर 101 फैसिलिटीज़ इनको दे लें, आप इनको स्कॉलरशिप्स दे लें जो कि ये गवर्नमेंट दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, लैपटॉप्स दे रही है। हमारी नेशन को ऑन दी होल एथिक्स इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जान ये तो ग्रास रूट लेवल पे होता है। देखो आप हायर एजुकेशन से कनेक्टेड हो, मैं ज़रा प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की आपसे बात करना चाहूँगी। हम बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में भी रट्टे के बारे में सिखाते हैं कि भाई ज़बान इसको हिफ्ज़ कर लो और जाके लिख दो। यार ऐसे डॉक्टर साहब कैसे चल सकता है? आप रट्टे की आदत बच्चों को डला देते हैं, जब वही बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। देखिए हर बच्चा A+ A* स्टूडेंट नहीं होता, जिनका उस किस्म का जहन होता है वो कोई ना कोई, जैसे कि आपने भी जिस तरह पानी अपना रास्ता बना लेता है, आपने अपना रास्ता बना लिया, इसके बावजूद कि आपके लिए बहुत रुकावटें थी। हर बच्चा, हर इंसान इस तरह का नहीं होता। तो जिन बच्चों की फाउंडेशन ही इतनी कमज़ोर होती है, जो रट्टे के अलावा कुछ जानते नहीं है, वो किस तरह आगे जाके हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे? ये हमारे ओवरऑल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप ये देखेंगे बचपन से एक बच्चे को ये कहा जाता है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया जाता है, जो दुनिया में हर जगह पे ख़त्म हो चुका है। लाइक उन्हें ये पढ़ाया जाता है दिस इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है। तो उसके जहन में जब वो पहले चेयर वर्ड बोलता है तो पहले उसके जहन में कुर्सी वर्ड आता है, चेयर की शेप नहीं आती। हालांकि जो डायरेक्ट मेथड या बाकी मेथड्स दुनिया में यूज़ हो रहे हैं इन ऑर्डर टू टीच सेकेंड लैंग्वेज, उसमें वो चीज़ उनके सामने रखी जाती है या तो, और डायरेक्ट उसका लिंक बनाया जाता है कि दिस इज़ अ चेयर, उसको एज कुर्सी वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। सेम इज़ द केस जो बच्चे मैं उन स्कूलों के नाम नहीं लेती, लेकिन जो फ़ॉरेन तरीके यूज़ कर रहे हैं, A लेवल्स पढ़ा रहे हैं, O लेवल्स पढ़ा रहे हैं, थ्रू स्पीकिंग दे टीच देम फॉरेन लैंग्वेजेस, थ्रू स्पीकिंग। मतलब ये कि वो उनको पहले उर्दू में एक चीज़ नहीं पढ़ाएंगे कि फिर वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जबकि हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं और उनको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। बट देखिए ना, मेरा बेटा है हमजा, एक एट वन पॉइंट मैं ये नहीं बताऊंगी कौन सा स्कूल क्या, बट एक स्कूल में वो पढ़ रहा था, वहाँ पे उसको चाइनीज़ सिखाई जा रही थी। मजाल है कि वो 4-5 अल्फाज से आगे कोई भी स्कूल का बच्चा आगे गया हो, बिकॉज अगेन दे आर यूज्ड टू रट्टा सिस्टम। उनका दिमाग सोचने का आदी नहीं है। आपने बच्चों को कहा है अपना मत सोचो, ये जो लिखा है वो पढ़ो। तो ज़बान तो ऐसे नहीं सीखी जाती मेरी जान। बिल्कुल, वो बोलने से सीखी जाती है। वो आपका उसका लिंक अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ तोड़ेंगे तो तब वो उस वक्त वो पूरी तरह से उस लैंग्वेज में एंटर हो सके। सो जहाँ पे अगर आप पंजाब से हैं, आपके बच्चों को पंजाबी माँ बोली आनी चाहिए बोलनी, उर्दू हो, उसके साथ साथ अंग्रेज़ी और चाइनीज़। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, अगर आप चाइनीज़ ज़बान, इवन अंग्रेजी से ज़्यादा चाइनीज़, क्योंकि ज़्यादातर अब हमारी डीलिंग जो है वो चाइना के साथ चल रही है, बिल्कुल, एंड दैट इज़ योर इमर्जिंग सुपर पावर। सो आप चाइनीज़ सीख लें और अंग्रेज़ी सीख लें साथ में, मेन अपनी ज़बान ज़रूर सीखें, ऑफ कोर्स वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़िंदगी में बड़े नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं।
और बाहर दुनिया में जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उनकी जॉब के लिए ये प्लस पॉइंट समझा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँगी। आजकल बहुत से यंग लोग ये कह रहे हैं, एंड आई एम श्योर शेफ़ तैयबा भी इसके साथ अग्री करेंगी, तैयबा जी की तरफ भी बल्कि मैं जाऊँगी ये सवाल लेके कि शेफ़ तैयबा, आपने सुना होगा आजकल बहुत से यंग लोग, आपके बच्चे भी कह रहे होंगे कि डिग्री नहीं मैटर करती, डिग्री नहीं मैटर करती। बिल्कुल ऐसा कहते हैं, बल्कि वो मतलब स्किल की तरफ ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि हमारा जो मतलब सोशल मीडिया उस पर ये चीज़ प्रमोट की जा रही है कि स्किल्स मैटर करती हैं और उन्हीं के ज़रिए जो है आप अर्न कर सकते हैं। मैं उसकी मतलब इम्पोर्टेंस से ये नहीं कहूँगी कि वो स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों ये ट्रेंड लाया जा रहा है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है? एज अ मदर यही फील करती है, और मैंने इसलिए शेफ़ तैयबा को इन्वॉल्व किया क्योंकि हम पहले एक दफ़ा बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे। वो कहते हैं हमें मजदूरी करा लो 10-10, 12-12 घंटे, मतलब चीज़ें मैकेनिकियाँ करा लो। अब जिस तरह AI की यूनिवर्सिटी भी बन रही है, पहले O लेवल, A लेवल या मैट्रिक, FA या IB से पहले वो मुका के ही आगे आओगे। हायर एजुकेशन की तरफ लोग बहुत कम जा रहे हैं। वो हायर एजुकेशन की तरफ इसीलिए क्योंकि दुनिया एक इंटरनेशनल, आपको पता है कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है। वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाते हैं। मतलब अगर यहाँ बैठे उनको हार्वर्ड कुछ कोर्सेज करा रहा है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोर्सेज हो रहे हैं या कहीं से भी, उनको वो स्किल लेके उस पर वो कहते हैं कि जी ऑनलाइन हम इतने लाख रुपया कमा रहे हैं, हम ये कमा रहे हैं। लेकिन एक हद से आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। किसी भी कंपनी का CEO जो है, आपने मैट्रिक पास सुना है? हाँ, कोई केस हुआ होगा बड़ा, व्हाटएवर। आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप अगर सिर्फ FA पास हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आपने जो उसकी सोशल अपब्रिंगिंग करनी है, उसकी जो एक टीम वर्क करने की, एज अ मेंबर ऑफ टीम काम करने की, उसमें स्किल डेवलप करना है, वो स्किल कहाँ से आएगा? अगर वो दूसरे स्किल्स, सिर्फ कंप्यूटर स्किल्स लेके सारा दिन घर बैठ के आइसोलेटेड वर्जन में वो पैसे कमाता रहेगा, तो वो सोसाइटी का एक पॉजिटिव हिस्सा कैसे बन सकेगा? दिस इज़ माई क्वेश्चन। तो इस एक हद के बाद आप उनको कह सकते हैं कि ऑनलाइन आप काम करें, लेकिन उससे पहले जहाँ पे उसकी अब तरबियत की उसको ज़रूरत है, तब तक उसको ज़रूर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में भेजना चाहिए। आई एम ऑफ दिस फेवर। फाइनल एंड आई गेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट के साथ कैसे कनेक्ट हुई इस लेवल पे? क्योंकि बात बड़ी सिंपल है, बहुत से लोग जब एजुकेशन फील्ड, वो कहते हैं जी हम अपने काम में सेट हैं। आप अब उन लोगों में से एक है जो डिसीजन मेकर है, तो डिसीजन मेकर कैसे बनी आप? मैंने जैसे मैंने बताया कि आई टॉट इन अ यूनिवर्सिटी फॉर 15 ईयर्स। देन आई थॉट, ये खुद ही मेरे एक मतलब टर्निंग पॉइंट आया मेरी सोच में कि आई शुड डू समथिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे बहुत से लेकुना नज़र आते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के हवाले से भी और फैकल्टी के हवाले से भी, कि पूरी दुनिया में, चूँकि मैं बाहर से पढ़ के आई थी और वहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट्स को डील किया जाता है या जिस तरह से वहाँ की फैकल्टी को मतलब फैकल्टी स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करती या एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी के साथ बिहेव करती थी, तो मुझे उस हिसाब से काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती थी पाकिस्तान में। देन आई थॉट टू हैव सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। और ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टेक्निकल की सीट्स होती हैं, मतलब एक्सपर्टीज़ ली जाती हैं फ्रॉम द फील्ड, और वो मैंने उस सीट पे मैं यहाँ पे आई, मतलब जो टेक्निकल सीट है जो फील्ड में से लिए जाते हैं लोग। और देन अभी मैंने अपने सेक्रेटरी जो हायर एजुकेशन है डॉक्टर फ़ारूक नवीद साहब के साथ मिलके पिछले 1 साल में, जो हमारी पंजाब की सबसे बड़ी असाइनमेंट थी कि जब ये हुकूमत ने टेक ओवर किया तो तकरीबन 25 यूनिवर्सिटीज़ विदाउट वाइस चांसलर्स थी, और वो असाइनमेंट, जी बिल्कुल, रेगुलर वाइस चांसलर्स एडिशनल चार्ज पे थे। और डेफिनेटली जो बंदा पक्का नहीं होगा एक जगह पे, वो क्यों मेहनत करेगा? और ये पूरे 1 साल में, लास्ट ईयर हमने अप्रैल में ये प्रोसेस शुरू किया और आज उन 25 में से 23 में नोटिफाई हो चुके हैं रेगुलर वाइस चांसलर्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें काम किया सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फ़ारूक साहब के साथ, और मिनिस्टर साहब थे, और उसके ऊपर ज़ाहिर सबसे पहले जो हमारी कैप्टन ऑफ द शिप हैं वो CM पंजाब, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंश्योर किया कि मेरिट पे और जल्दी ये काम होना चाहिए। तो फर्दर भी हम लोग अभी मज़ीद करें, तो ये इसलिए मतलब आई वॉन्टेड टू लुक क्लोजली इनटू दिस प्रोसेस। और जहाँ तक साइड पे रह के कंप्लेन करना आसान है डॉक्टर साहिबा, Exactly. सिस्टम का हिस्सा बन के चेंज लेके आना,
चेंज मेकर बनना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो टीचर बाय चॉइस हैं, जो अपने शौक़ से, अपनी तालीम की मोहब्बत के लिए और अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जो ड्रीम मेरा इंडिपेंडेंट ड्रीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तान को आगे लेके जाने का, अब मैं ऑफिशियली उसका पार्ट हूँ, मतलब मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आई एम एट दैट स्पॉट अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ। डॉक्टर साहब, वाज अ प्लेजर। देखिए, आप जैसे लोगों से मिलके अच्छा भी बहुत लगता है। जब पिछली मुलाकात हुई तो मैंने आपको कहा मैंने आपको एक दफ़ा 1-on-1 इंटरव्यू ज़रूर करना है, क्योंकि व्यूअर्स देखें, एक्टर्स, मॉडल्स, सिंगर्स, ठीक है, ये लोग हमारे मीडिया से वाबस्ता है, हम उनको हमेशा एज सेलिब्रिटीज़ या एज हीरोज़ देखते हैं, लेकिन जो लोग हमारे मुल्क को बेहतर करने के लिए अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए और मुल्क के लोगों को आगे, आपके ख्याल से डॉक्टर साहिबा को किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे? आपके ख्याल से डॉक्टर साहिबा बाहर जाके नहीं रह सकती और पाकिस्तान में जो कमा रही हैं उससे 10 गुना ज़्यादा नहीं कमा सकती? लेकिन ये हमारे मुल्क का एक सिपाही हैं इन हर ओन राइट। ये हमारे पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए हमारा यूथ जो 64% है हमारी पॉपुलेशन का, उसके लिए एफर्ट्स कर रही हैं। आज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वाबस्ता है, इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम करेंगी। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको पता है एक मुहावरा है जो शायद थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। तो बात यह है कि लाहौर तो लाहौर है और जो लाहौरी हैं वो सारे ही लाहौर से प्यार नहीं इश्क करते हैं। और बीइंग अ लाहौरी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी दिन हम वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर की बात करें। अब उसकी क्या कहानी है, क्या दास्तान है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं देखने वाली। हर बंदा जिस इलाके से बिलोंग करता है उसको तो पता होता है उन एरियाज़ के बारे में, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डिटेल्स मुझे भी नहीं पता। बस ये पता है कि जब मूड होता है कुछ फ़न का, कुछ फनकारी का, तो बंदा उस तरफ निकल पड़ता है, तस्वीरें बना लेते हो, वीडियोज़ बना लेते हो, निकल आते हो। लेकिन वर्ल्ड सिटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बड़े एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो उससे कनेक्टेड हैं। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात करते हैं जो हमारी वर्ल्ड सिटी की खूबसूरती, उसकी कल्चरल हेरिटेज, उसकी हिस्ट्री, उसकी सब चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर कंवल खालिद, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, आर्ट हिस्टोरियन हैं, कल्चरल हेरिटेज स्पेशलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और पब्लिश्ड ऑथर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहिबा, क्या खूबसूरत आपने कॉफ़ी टेबल बुक बनाई है। कॉफ़ी टेबल बुक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो नहीं है जो आपने लाइब्रेरी में लगानी है अपनी, ये वो है जो आपने फ्रंट एंड सेंटर रखनी है कि हर बंदा उसको पढ़े। बिल्कुल जी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें बहुत खूबसूरत आपको फोटोग्राफी भी मिलेगी और इसमें जो कहानियाँ हैं वो भी दिलचस्प मिलेंगी। बिल्कुल। सो आई होप द रीडर्स विल एंजॉय इट। भाई मैं तो बहुत एंजॉय करूँगी, ऑन एयर आपका शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत ही खूबसूरत तोहफा आपने और आयशा ने प्रेजेंट किया। जी, मैंने और आयशा ने किया। आयशा खान एक और बहुत ही ब्रिलियंट यंग लेडी जो पिछले 11 साल से वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का हिस्सा हैं। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है लाहौर की प्रमोशन को। डेप्यूटी डायरेक्टर हैं क्राफ्ट, कल्चर, क्यूरेशन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। लुकिंग गुड थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू। ऐसे तो दोनों लड़कियाँ इतनी तैयार होके आई हैं, मैं कहा शुक्र है मैरून पहन लिया, वरना तो बिल्कुल ही उन्हें फीका लगना था आप दोनों के, आप दोनों हसीनाओं के सामने। वैसे तो एक हैंडसम यंग मैन भी हमारे साथ हैं जो एक्चुअली मेरे बचपन के दोस्त हैं। आज कुछ यादें जो हैं वो रिफ़्रेश हुई, तो हमारे साथ हैं इमरान अहमद साहब जो एक ब्रिलियंट विजुअल आर्टिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं। यही तो बात है व्यूअर्स, बचपन में हम सब के ये शौक़ थे। कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए, कुछ लोग, क्या बोलूँ अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड सो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू। एंड क्या आला काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। सब ने नाम रोशन किया मेरे दोस्तों में, बस मैं ही रह गई। व्यूअर्स आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ओके, सो डॉक्टर साहब आई वांट टू स्टार्ट विद यू। अभी क्या हो रहा है, जैसे बैठक का रिवाइवल है, क्राफ्ट घर है, अडेप्टिव रीयूज ऑफ स्पेसेस है, पिक्चर, ये बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मैं इन पे टच अपॉन करूँगी। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर आप तीनों के लिए क्या है? मैडम आपसे शुरू करते हैं। मेरे लिए तो जैसे जुगन आपने पहले कहा कि लाहौर इश्क है और उस इश्क की इंतहा जो है वो वर्ल्ड सिटी है, क्योंकि मेरा उसका ताल्लुक़ और साथ जो है मेरा ख़्याल है शायद 3 दहाइयों से भी ज़्यादा है।
और इतनी रिसर्च मेरी दोस्त की उम्र नहीं है जितनी दिहाइयों से इनका कनेक्शन है जान। बिल्कुल है, और वो मोहब्बतें हैं जो तब से हैं अब तक जारी हैं माशाल्लाह। और वहाँ पर जो हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट और सबसे बढ़ के वहाँ के लोग, मैंने जो जिस डायमेंशन को बहुत इन्जॉय किया है वो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि वो दीवारें असल लाहौरी वही हैं, असल लाहौरी वही हैं। और हम वहाँ जो होम्योपैथिक आपको वर्जन है लाहौरियों की, वो असल लाहौरी हैं। देखिए और- सॉरी माइंड ना कीजिएगा। और वहाँ जाके जो आपको एक कल्चर का फ्लेवर मिलता है वो मुझे शायद दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिला। और बाकी उसकी जो हिस्ट्री है, मतलब और इतनी जो मोहब्बत की तुसी किताब भी लिख दी। किताब क्या, अभी तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें और किताबें किताबें शुरुआत है। हाँ, मैंने और आयशा ने एडवेंचर किया है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि और भी बहुत से एडवेंचर्स होंगे। बट कैन आई जस्ट से वन थिंग, किताब तो खूबसूरत है जो उसके अंदर कंटेंट है, लेकिन दिखने में इतनी खूबसूरत है कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल की किताब से कम नहीं है माशाल्लाह। बेशक चीज़ में पाकिस्तान में पब्लिश्ड है जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पब्लिश हुई है। आयशा? लगता नहीं है मतलब कि आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिशिंग हाउसेस का No, it's our very own topical publishers and they have published this book. अमेजिंग। वॉल्ट सिटी आपके लिए क्या है? मैं आपने तो 11 साल ही जिंदगी के वहाँ पे दे दे, खुद अपनी 20-21 साल दी उम्र साड़ी कुड़ी दी तो 11 साल उत्थे ला देते। नहीं नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मेरे लिए तो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में लाहौर तो यहीं से शुरू हुआ था। मतलब बात तो यहीं से बनी थी, ये तो बाकी तो बाद में चीज़ें आई हैं। एंड मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ये रहा, क्योंकि मैं ख़ुद क्योंकि यहाँ पे ज़रूर पैदा हुई, लेकिन मैं पली बड़ी बाहर कहाँ? कुवैत में। ओके। तो मेरे लिए तो एवरी डे इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वहाँ के लोग, वहाँ की मार्केट, वहाँ की खाने, वहाँ की चीज़ें, हर चीज़ जो था एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। लेकिन जो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, क्योंकि ये स्टार्ट ही बहुत एक छोटे से डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था 2012 में, और अब माशाल्लाह इट्स नाउ 2025 एंड इट्स अथॉरिटी। और अब और ज़्यादा हमें प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं। सब जो है प्रोजेक्ट्स पसंद किए जा रहे हैं, कंजर्वेशन के, रेस्टोरेशन के, जितने भी हमने काम किए हैं। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी विद द वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। सर जी तुसी तो आर्टिस्ट हो या और लाहौर बड़े ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, और अक्सर आर्टिस्ट जो विजुअल आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न एंड वेस्टर्नाइज चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आपकी एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी रिलेशनशिप है विद द वॉल्ट सिटी, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जैसे हम सब की ऑब्वियसली फैमिली एक बैकग्राउंड है और उनके थ्रू स्टोरीज़ हैं जो अनकही या डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जैसे अब मैडम कंवल ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है कि डॉक्यूमेंट किया उस पूरी चीज़ को। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं एरियाज़ हैं, जैसे हमारे फेस्टिविटीज़ रही हुई हैं वॉल्ट सिटी में। बसंत एक फेस्टिवल था जो ऑब्वियसली अब नहीं हो रहा, तो बसंत की एक बहुत बड़ी लोगों की एक मेरे ख्याल में मेमोरीज़ में एक अनमिट नकूश पाए जाते हैं। अदर देन दैट पार्टीशन के बाद और थ्रू आउट जब भी इस्टेब्लिशमेंट हुई हमारी और रही, इस एरिए को हमेशा से बहुत बहुत प्रिविलेज मिली है। तो आई वुड से कि लाहौर इट्सेल्फ बहुत बढ़ गया है, सारे शहर बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वॉल सिटी हमें असल लाहौर को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, वॉल सिटी की बात वही है और हमेशा रहेगी। ओके, शुरू करते हैं वन बाय वन। देखिए, बैठक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कोई नया नहीं है, बहुत पुराना चलता आ रहा है, बल्कि बैठक का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अदबी बैठकें होती थी, लोग बैठते थे, वहाँ पे सिर्फ राइटर्स और पोइट्स नहीं होते थे, आर्ट एंड कल्चर से हर किस्म के रिलेटेड कनेक्टेड लोग आके उसका हिस्सा बनते थे। खैर मैं क्या बोलूँगी, डॉक्टर साहब हमें बहुत बेहतर गाइड कर सकती हैं। कुछ अदबी, लिटरली एंड सकाफती जो बैठकें होती थी उसके बारे में कुछ हमें गाइड करें। देखिए, ये वो शहर था जहाँ पे कि बहुत सारे इलाकों के लोग यहाँ बताते थे, और क्योंकि वॉल्ट सिटी दीवार के अंदर, तो एक सिक्योरिटी का एहसास जो है, और ये दीवार जो है ये समझिए 8वीं 9वीं सदी से हमें इसके मिल रहे हैं ट्रेसेस। और जो दरवाज़े हैं, एक वक्त था कि जब इसके 6 दरवाजे थे, बाद में इसको एक्सपेंड हुआ,
और जब पब्लिक यहाँ बताती गई तो उनके साथ आइडियाज़ आए, कॉन्सेप्ट्स आए, बातें आईं, और वो बातें जो थीं वो किस्सों की सूरत में शेयर होती थीं। और वो जो किस्से हैं वो कभी शायरी में बयान होते थे, कभी अब जो जहाँ से आ रहा है उसने वाक़यात सुनाने हैं, अपने हाल बताना है। फिर एक और बहुत बड़ी बात ये, और ये दुनिया में मुझे एक शहर और है जहाँ पे मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है, वो एथेंस का शहर है कि जहाँ से डेमोक्रेसी का ज़हूर हुआ। लाहौर शहर जो है और इसकी बैठकें जो हैं वो हमेशा ही से बड़ी अहम रहीं, अदबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, शायरी के लिहाज से। और ये बैठकें कमरों तक महदूद नहीं थीं, बल्कि हमारे जो बहुत से तकिए हैं, हमारी बहुत सी बागात जो हैं वहाँ पे लोग बैठते थे। बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त पंजाबी शायरी का दंगल हुआ करता था हजूरी बाग पे, अब कुछ अरसे से नहीं हो रहा। इसी तरह से शेर सिंह की बारादरी है वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये कि ये जो इंटरेक्ट करना है, ये जो बात करना है, इसकी रिवायत इस ज़मीन का हमेशा ही से हिस्सा रही है। कितने मज़े की बात है व्यूअर्स कि डिजिटल दुनिया जिसको हमें लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए, एक्चुअली द डिजिटल वर्ल्ड इज़ द रीज़न कि ये सब चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई। लोग आइसोलेटेड होना शुरू हो गए, मैं में फंस गए, वी से बाहर निकल आए। तो आयशा जी, ये जो बैठक का रिवाइवल है, इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगी? आप लोग एज एन अथॉरिटी बड़ा काम कर रहे हैं। जी, हम लोगों ने जब टूरिज़म स्टार्ट किया था 2013 में, और ख़ास तौर पे जब स्ट्रीट टूरिज़म शुरू किया, जो पतली पतली गलियां और उन सब जगहों पे, तो देखा कि वहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं होती थी। आते थे टूरिस्ट तो गलियों में खड़े हुए, तो आने जाने वाले जो होते थे या वहाँ के रिहायशी, तो उनके लिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी। फिर हम लोगों ने वहीं के जो लोकल रेजिडेंट्स थे जिनके हम लोगों ने घरों की रिहैबिलिटेशन की थी, तो हम लोगों ने उनसे बात की कि आप लोग के जो लाउंजेस हैं, जो जिनको अब लाउंजेस कहा जाता है, जो कि असूलन उस ज़माने में बैठक होती थी, तो आपके ये जो हैं ग्राउंड फ्लोर्स, अगर हम इनको ले लें रेंटल पे आप लोगों से, और हम इसको जो है टूरिस्ट के लिए ओपन करते हैं, और टूरिस्ट को आप ही जो है चाय, खाने की जो आपके लोकल जो आपकी चीज़ें हैं वो ही आप लोग ही पेश करें, ऑब्वियसली ऑन पेमेंट बेसिस। सो वहाँ से फिर हमने, मेरी सबसे पहली बैठक थी उस्मान की बैठक, जो कि गली सुरजन सिंह से हमने शुरू की। तो वहाँ से फिर हमने ये रिवाइवल शुरू किया। फिर लोगों ने इतना इसको पसंद किया, वहाँ पे बैठ के जो है उनकी अपनी जो है छोटी टी पार्टीज़ हो रही हैं, लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं। तो बल्कि जब हमने उस्मान की बैठक बनाई तो हमने उस्मान से ही कहा कि जो आपके घर की नानी दादी की जो चीज़ें हैं वो हमें दें, वही उसी से ही हम आपकी बैठक को सजाते हैं, और आपकी जो फैमिली की हिस्ट्री की टाइमलाइन है हम वो लगाते हैं, ताकि लोग आने वाले टूरिस्ट को पता चले कि ये बैठक कहाँ से शुरू हुई और ये कल्चर क्या है। सो वहाँ से फिर हमारा ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। अब तो और भी हमारी वहाँ पे 3-4 और बैठक, मोहल्ला बेकरी और इस तरह की और चीज़ें भी हमारी वहाँ पे शुरू हो गई हैं गली सुरजन सिंह में। क्या बात है। आप क्या कहेंगे बैठक के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन आर्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स एज समवन हु इज गॉट अ ग्रेट लव फॉर द वर्ल्ड सिटी? इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अब नज़र भी आते हैं स्कूल्स कॉलेजेस की हद तक, स्पेशली जो है वो स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है और फेमिलियर करवाया जाता है अपने कल्चर और कल्चरल हब से। जो डिजिटल साइड आपने कही, मैं उस पर ये ज़रूर कहूँगा कि इवन कि मैं इतनी सारा बचपन गुजरा हुआ इन एरियाज़ में, जब बाहर पढ़ने गया मास्टर्स के लिए तो मैं फॉर ऑलमोस्ट 4 to 6 months मैं क्लूलेस था कि मैं क्या, इंस्पिरेशंस ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे जितना इंस्पायरिंग एरिया ये है और जितनी ज़्यादा तादाद में बैठकें ही उसको प्रमोट करती रही हैं। आप किसी भी एरिया में आप चले जाएं, वो बैठक ही होती थी जिसकी बेस पे छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बूढ़ा भी, बुज़ुर्ग भी हमारे, वो इन्वॉल्व रहते थे और अपनी कंट्रीब्यूशन आइदर फ्रॉम प्रोफेशनल आस्पेक्ट या पर्सनल आस्पेक्ट वो अपनी कंट्रीब्यूशन रखते थे। अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, ग्वाल मंडी के करीब एक पुलिस वालों ने वो शुरू किया है 24/7, जहाँ पे क्लब है एक, शतरंज खेली जाती है। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो हम अनएक्सप्लोर्ड हैं
बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो इन बैठक वाले कॉन्सेप्ट को लेके चल रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी प्लेटफॉर्म्स कम हैं। अच्छा, अगर हम अडेप्टिव रीयूज़ ऑफ स्पेसेस की बात करें तो ये मेरे ख्याल से जो हम बात कर रहे हैं उससे पर्टेन करता है, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये रीयूज़ जो हैं अब कॉन्शियस एफर्ट हैं। पहले ये चीज़ें अनकॉन्शियसली चल रही थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं, तो उनको वापस लाने के लिए ये जो रीयूज़ हो रही हैं डिफरेंट स्पेसेस की हो रही हैं। इसको मैं क्रिटिकली जब देखती हूँ तो शायद आम लोग इतना नहीं इसको ख़ुद समझ पा रहे। तो एक हमारी पूरी जनरेशन जिसको कि ये मीडिया ने काट दिया था हमारी रवायतों से, हमारी ज़मीन से, हमारे ट्रेडिशन से, वो बड़े शौक़ से वापस आए हैं। और दिस इज़ बिकम अ ट्रेंड नाउ कि कहाँ जा रहे हो, अच्छा हम फ़लाँ जगह पे बैठक पे जा रहे हैं। किला आना या ये जो वॉल्ड सिटी की इतनी एक्टिविटीज़ हैं और उसमें जब यंगस्टर्स आके इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनका रिफ़्लेक्शन जो है हमें उनके कामों में, उनके लाइफस्टाइल में, उनकी ज़िंदगियों में। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी यहाँ पे कि जैसे अभी मैं पिछले दिनों NCA का शो देखने गई हुई थी। 80% स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने वॉल्ड सिटी के रेफरेंस से काम किया हुआ था अपनी मर्ज़ी से। इसी तरह मैं मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशन देखती हूँ। आप अपने ब्रांड्स को देख लीजिए, मेजॉरिटी आपके ब्रांड्स के नाम जो हैं हम कदीम नामों पे आ गए। फिर उनके शूट जो वही कहने लगी थी, शूट हर बंदा जो है गलियों में, मोहल्लों में। तो मेरा ख्याल है कि वो जगह जिनको हमने बैकवर्ड ओल्ड फैशन कह के तो उनको रिजेक्ट कर दिया था। और फिर मैं कहूँगी कि इसमें वॉल्ड सिटी का कामरान लाशारी साहब का और आयशा जैसे लोगों का बहुत हाथ है कि वो चीज़ें जिनको कि हमने छोड़ दिया था, भूल गए थे, तो वो बाकायदा ट्रेंड में आई हैं। और अब आप देखिए ना कि हिस्ट्री बाय नाइट पे जाना इज़ बिकम वेरी ट्रेंडी। इट्स बिकम वेरी ट्रेंडी। एंड बाय द वे, क्राफ्ट घर के बारे में भी मैं ब्रेक के बाद बात करना चाहूँगी। मेरा एक गिला है व्यूअर्स, पाकिस्तान में अक्सर जो सूवेनियर्स मिलते हैं वो उस लेवल के, उस क्वालिटी के नहीं होते टू बी ऑनेस्ट। वो आप लेके आते हुए एक ही दिन में टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या पेंट उतर आता है या रिक्शा बना हुआ है तो उसके पहिए उतरे हैं, सॉरी। तो आप लोग किस तरह इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे अगर एक कस्टमाइज सूवेनियर शॉप है तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल है? क्योंकि देखें, बाहर के मुल्क में, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, किसी भी मुल्क में जब आप उनके सूवेनियर शॉप्स में जाते हो तो आपको एक सर्टेन लेवल और क्वालिटी की चीज़ मिलती है। यहाँ से अगर मैंने कहीं बाहर भी जाना हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए कुछ ले जाने के लिए, तो आई स्वेयर टू गॉड प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बना रहा हो तो बना रहा हो, वरना बड़ा मसला होता है। ऐसा चीज़ से इससे रिलेटेड मैंने आपसे भी बात करनी है। इमरान, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बाहर लेके जाते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े आर्ट पीसेस या महंगे महंगे आर्टिस्ट का काम नहीं होता। हमारे सूवेनियर्स भी हमारा आर्ट है, कल्चर का हिस्सा है। उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी। लेकिन किचन में नज़र डालते हैं क्योंकि वॉल्ड सिटी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर फूड। तो हमने भी आज दाल चावल, भरी हुई मिर्चें, बैंगन बनाए। खैर, वहाँ तो जाएँ तो फिर फज्जे के पाए और निहारियाँ और मुंह में शदीद पानी आ रहा है। आप ही बात करें। जी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी जुगन कि शुक्र है जस्टिफाई करना आज ईजी होगा। अगर बर्गर बना लिया होता तो फिर जस्टिफाई नहीं होना था मेरे। नहीं, हमने आपको बाहर फेंक देना था, फ़ौरन आपको बाहर फेंक देना। तो दाल चावल जो है वो हमने तैयार किया और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि राइस हमने तो बॉयल बनाए हैं। आप जैसे चाहें, अगर तड़के वाले चावल चाह रहे हैं तो वो बना लें साथ, और दाल का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। मैंने चने की दाल इस्तेमाल किया, आप चाहें तो इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, मसूर की दाल ऐड कर सकते हैं, साथ माश की ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तड़के वाले चावल मैंने खुद बना किए थे क्योंकि हम ऑलरेडी फ्राइड बैंगन और फ्राइड भरी हुई मिर्चें सर्व कर रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फैट कंटेंट को मैनेज करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात कर रहे हैं वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कंवल खालिद हैं, आयशा खान हैं एंड इमरान अहमद हैं। अच्छा आयशा, मैं आपसे दो चीज़ें कवर करवाना चाहूँगी। एक तो मैंने ब्रेक से पहले कहा कि क्राफ्ट घर ये क्या कहानी है। हर वक्त सूवेनियर्स की बात होती है, सूवेनियर की दुकान में जाओ तो बंदा कहता है आए हाय क्यों किसी को लेके आए और क्यों खुद गए। सॉरी, क्रिटिसाइज़ एक तरह से कर रही हूँ, बट मुझे सच्ची बात है मैं गई नहीं हूँ, तो शायद सुन के लोग इंस्पायर हो जाएं। और उससे पहले हम अडेप्टिव रीयूज़ ऑफ स्पेसेस की बात कर रहे थे। जी, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने ही ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले निकाला था, अडेप्टिव रीयूज़ ऑफ स्पेसेस का,
इसमें ये चीज़ है कि देखें कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन तो हो जाती है, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है, विच इज़ बिल्डिंग दिस रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डिंग एंड पीपल. सो वी आर ब्रिजिंग दैट गैप, जो कि लोग जो हैं वहाँ पे. लोगों का बिल्डिंग से ताल्लुक बनाना क्यों ज़रूरी है? अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये मतलब चार दीवारी के साथ हम क्या, क्योंकि हिस्ट्री है ना, हम हिस्ट्री के साथ क्यों ना कनेक्ट हों, और हमारे आबाउजदाद की हिस्ट्री है, तो इसलिए ज़रूरी है ये. और वहाँ पे हम इवेंट्स करेंगे, इस तरह की इवनिंग्स करेंगे या डे टाइम इवेंट्स करेंगे, टॉक्स रखेंगे, तो फिर लोग आएंगे ना. बिल्कुल सही कह रही तब हैं. उनको समझ आएगी कि हाँ इस जगह की क्या हिस्ट्री थी और इस जगह को अब हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ. सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट एडेप्टिव रीयूज़ ऑफ दीज स्पेसेस. अब दूसरी आपकी बात थी क्राफ्ट घर की और सोवेनियर्स की. किए गए क्राफ्ट घर एक प्रोजेक्ट है, एक कस्टमाइज सोवेनियर शॉप है, जो कि मैं कहूँगी कामरान अशारी साहब का ख्वाब था कि हमारे पास कोई भी कस्टमाइज सोवेनियर शॉप नहीं है, आयशा कुछ करो. तो और माल रोड वगैरह पे कुछ हैं, बट वही वाली बात ना, वर्ल्ड क्वालिटी का सिटी में मसला आ नहीं, जाता है. वर्ल्ड सिटी में नहीं थी. और जब हम जैसे ही हम दिल्ली गेट के नीचे खड़े होते हैं तो राइट और लेफ़्ट विंग्स जो थे वो खाली थे. तो उस वक्त जो राइट विंग था तो वो बहुत खूबसूरत और इतनी पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग, तो वहाँ पे फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम 3-4 एंटरप्रेन्योर्स से इसको शुरू करते हैं. और बहुत अच्छे टॉप लेवल के जितने एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे पास, हम वो लेकर आए वहाँ पे. और उनके जो सोवेनियर्स भी हैं वो मैं बहुत कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि बड़े अच्छे सोवेनियर्स. एंड हमारी जो क्राफ्ट घर हैं उनकी सेल्स भी बहुत अच्छी हैं. हमने शुरू तो 4 लोगों से 4 शेल्फ से किया, लेकिन अब माशाल्लाह वहाँ पे कोई 15 शेल्फ्स के करीब हैं हमारे पास. तो अगर आपके बाहर से कोई गेस्ट आते हैं या आपने भी किसी के लिए तोहफे तहाइफ लेके जाने हैं ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बाय द वे क्योंकि ये लाहौरी और पाकिस्तानी चीज़ें, सो आई मीन फ्रॉम अ वेरी लाहौरी पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर कराची भी जा रहे हैं किसी को मिलने के लिए तो आप वहाँ से जाके कुछ तोहफे तहाइफ उठा के लेके जा सकते हैं. बिल्कुल. अब जैसे ये किताब ही है पिक्चर वॉल की, अब इससे रिलेटेड ही हमने टेबल मैट्स कर लिए, मग्स बना लिए, पिक्चर वॉल की ही सारी. सो वो सारा एक कस्टमाइज रेंज बना के हमने लाहौर फोर्ट में डिस्प्ले कर दिया फॉर सेल पर्पसेस. सो इट्स जस्ट नॉट ओनली द बुक ऑन योर टेबल, इट्स द कोस्टर्स, it's the mats, it's the tote bag. So it's a series of these souvenirs available at Craft Ghar. Amazing. आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने अडेप्टिव रीयूज ऑफ स्पेसेस की, कुछ आपने उसको अर्लियर भी कवर किया, और अब पिक्चर वॉल की बात करी है. पिक्चर वॉल जिसे दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल वॉल भी कहा जाता है, आप इसके बारे में एज एन आर्टिस्ट क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और जिस तरह से उसे रिस्टोर किया गया है, नो डाउट कि दुनिया में इस तरह से और इतनी बड़ी म्यूरल वॉल कभी भी मेरे ख्याल में रिस्टोर नहीं की गई. आई थिंक हमें रेस्टोरेशन पे जो अभी आयशा ने बात की, बहुत अच्छी बात की. इन सारे एरियाज़ पे काम उतना ही करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर अपनी आवाम को एजुकेट भी कर सकें. वेंडलिज़म जो है वो लोग अपना समटाइम्स हक समझते हैं, कुछ लिख देना या कुछ ऐसी चीज़ कर देना जो उस स्पेस को रिस्पेक्ट, उसका जो आंसर है वो कम हो जाता है. तो मेरे ख्याल में हमें जितना टाइम और जितना एनर्जी और पैसा हम अगर इन चीज़ों पे लगा रहे हैं, तो एट द सेम टाइम एजुकेट करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है, और लोगों को उस स्पेस की रिस्पेक्ट समझाना थ्रू हिस्ट्री कि कितनी वाइबल है और कितनी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं हमारे लिए, वो भी उतना ही ज़रूरी है. और मेरे ख्याल में जो हमारे पास टूरिज़म के लिए भी, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री हम कैरी कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत कम ममालिक में और कम शहरों में हैं. तो उसको हम अभी तक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके, सिस्टम एक उस लेवल का डेवलप नहीं कर सके. अगेन कमिंग बैक टू द सोवेनियर्स थिंग, सोवेनियर्स की एक्सेस, उसकी मार्केटिंग हम नहीं अभी तक उस लेवल की नहीं कर पाए. ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की. अनफॉर्चुनेटली इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे एरिया को, जिस तरह से बुक है, बुक से रिलेटेड मग्स हैं, मग्स से रिलेटेड टोट बैग्स हैं, तो उस पूरे एक को आप एक इसको मार्केटिंग के अंडर, और मार्केटिंग अगेन हम लोगों की अगर मेन एरिया नहीं है, तो वी नीड टू हैव दोज स्पेशलिस्ट जो इसको इन्हेंस करें और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं.
ताकि जब भी लोग बाहर से ट्रैवल करने आए, इवन कि जैसे आपने कहा कराची से भी आए, तो दे कैन इवन ईजीली गूगल इट कि कहाँ जाके कहाँ से हम ये चीज़ ले सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है जी बिल्कुल तो क्राफ्ट घर के नाम से जी, इंस्टाग्राम पर भी हैं हम क्राफ्ट घर, और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और लाहौर फोर्ट में जैसे ही आप एंटर होते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर वॉल हम लोग की सोवेनियर शॉप है, और दिल्ली गेट में बिल्कुल डोम के नीचे राइट साइड पर हमारी सोवेनियर शॉप है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम लोगों ने जो हमारे लोकल वॉल्ड सिटी के जो आर्टिजन्स हैं उनसे हम कोई चार्जेस नहीं लेते, उनके जो शेल्फ्स हैं उनके कोई रेंटल चार्जेस नहीं हैं। तो ये वी आर प्रमोटिंग द स्पेशली द फीमेल आर्टिजन्स ऑफ द वॉल्ड सिटी ऑल्सो। क्या बात है जी। अब मैं गुफ्तगू ले जाना चाहूँगी अगली चीज़ों की तरफ। मैडम बुक तो आ गई पिक्चर वॉल वाली, आगे बताएं और क्या प्लान्स हैं? देखिए पिक्चर वॉल की जो बुक है वो तो एक पूरी एक दास्तान है, और कि उसके वहाँ साथ पे साथ लवाजमात भी बहुत सी हैं। उसके जो भी पैनल हैं वहाँ पर हर पैनल के पीछे कहानी है, और वो कहानियाँ जो हैं वो तो इसमें आपको मिलेंगी। अगला जो प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो जो महाराजा रंजीत सिंह का एरा है उसके अंदर जो मिनिएचर पेंटिंग्स पे काम हुआ उस सिख दौरे हुकूमत में, तो अभी मैं उस पब्लिकेशन पे काम कर रही हूँ, और जब उसका राइटअप कंप्लीट होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि वॉल्ड सिटी या इन लोगों से फिर हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको जो है पब्लिक तक पहुँचाया जाए, क्योंकि उसका भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है अंदरून शहर के साथ। तो ये दैट्स माय नेक्स्ट थिंग दैट आई एम वर्किंग नाउअडेज। बेस्ट ऑफ लक कहना बनता नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग माशाल्लाह वैसे ही इतने ब्रिलियंट होते हैं, लक तो आपके साथ ही होता है, बहुत क्योंकि शुक्रिया। इस लेवल पे जब तक किस्मत साथ ना दे मुश्किल ही होता है पहुंचना। सो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो। Thank you जी, एंड वी thank you लुकिंग so फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह। एंड कल्चरल मैपिंग ऑफ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर एंड इट्स लाहौरी आइडेंटिटी। आयशा ये क्या मामला है? ये भी किताब है? ये भी किताब है, और ये अगली किताब है जिसकी मैं को ऑथर हूँ, और जो लीड ऑथर हैं वो प्रोफेसर सबा समी हैं। और इसमें हमने ये किया है फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट किया है मार्केट, गुज़रगाहें और जितनी भी हमारे गेट्स हैं इन सब को हमने डॉक्यूमेंट किया है विद गूगल अर्थ मैप्स, और साथ में हम मैप भी देंगे। और इसमें हमें सपोर्ट मिली है कंप्लीट स्पॉन्सरशिप PTechP की तरफ से, और उन लोगों ने सारा किया, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हमने इसी में किया था। सो किताब बिल्कुल रेडी है, बस ये है कि ये अब पब्लिशिंग हाउस जानी है, और इंशाल्लाह ये एक बहुत खूबसूरत रिसर्च बुक निकलेगी जो कि स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो पिक्चर वॉल बुक है वो पॉसिबल हुई, बहुत से इसमें लोग थे हमारे साथ, मैं उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी कि आखान ट्रस्ट फॉर कल्चर, ऑब्वियसली वॉल सिटी तो था, प्रोफेसर डॉक्टर कमल खालिद की वजह से ये किताब जो है कंप्लीट हो पाई, और हमने इतना इस पर रिसर्च भी कर ली, और PTechP एंड वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से हमें ये किताब आज हमारे हाथ में है। और इतनी खूबसूरत किताब है व्यूअर्स, मैं आपको इनकरेज करूँगी कि अफोर्ड नहीं करते तो फिज़िकली जाके उसको देख ज़रूर लें। बड़ी ही खूबसूरत, मतलब देखने से, पढ़ने से, एक्सपीरियंस करने से ताल्लुक़ रखती है ये किताब। बल्कि जो लाहौर फोर्ट में हमारी सोवेनियर शॉप है वहाँ पे मैंने एक जो है कॉफ़ी एरिया डेवलप किया है, जहाँ पे बुक्स हमने रखी हुई हैं जो कि टूरिस्ट आएँ वहाँ पे बैठ के किताब पढ़ें, अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें, और अगर जी जी। चाहता है तो ले ले। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमने वहाँ पे ओपन एक लाइब्रेरी रखी हुई है टूरिस्ट के लिए, जो भी वॉक इन करता है उनके लिए। अमेजिंग। एंड इमरान, आपके साथ आज के शो को कंक्लूड करेंगे, क्या कहेंगे एंड में? देखिए इतनी सब अंडरस्टैंड करते हैं कि हम थोड़ा लेट हैं इन सारी चीज़ों में, लेकिन ऑब्वियसली अब ये माशाल्लाह हो रही हैं, तो इसको मेरे ख़्याल में जितना भी कोई अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, मज़ीद हमारी गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, वो इसको सपोर्ट करें, और जो यंग हमारी यूथ है उसको इन सारी एरियाज़ का अगर हम विज़िट नहीं करवा सकते तो दे शुड कम ऑन देयर ओन, और अपनी हेरिटेज को दुनिया में चेरिश करें, ना कि उसके बारे में जाने ही ना। जो डिजिटल बात हमने की कि जो लोग अब गूगल पे देख के, या बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दे शुड ऑल्सो
give something back. भाई पूरी दुनिया व्यूअर्स अपने कल्चर अपने रूट्स ढूंढ रही है, इतने लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी जेनेटिक बैकग्राउंड ये वो चीज़ों के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बंदा अपने आप अपनी रूट्स पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा कल्चर अभी तक ज़िंदा है। हम अपने आप को जितना मर्जी बर्गर कौम कह दें, हाँ हैं हम दाल चावल वाली कौम, और अपने कल्चर को तो पहले ओन करें, फिर जिस मर्जी कल्चर के साथ आपने फनकारी करनी है आप करते रहिएगा। सीधी बात है व्यूअर्स, जो अपने रूट्स को और अपने आप को भूल जाते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी कुछ खोई खोई ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर अगली जनरेशन्स भी सफ़र करती हैं। अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो लाहौर की वॉल्ड सिटी आपके लिए उतनी अहमियत रखती है जितनी मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, हिंदू के लिए, पारसी के लिए, सिख के लिए। सो ये एक ऐसी जगह है जो सबको साथ जमा करके एक बना रही है, और ये एक बड़ा मेजर एफर्ट है बाय आयशा जीज़ अथॉरिटी एंड द वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी। सो हम भी अपना हिस्सा डालें तो बहुत अच्छा होगा। और किचन में शेफ़ तैयबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो कंक्लूड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।